हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पंक्चुएशन मार्क्स का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हाइफन, यूज़ ऑफ डैश, यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कामास। और इससे पहले बच्चों हम पार्ट 1 पार्ट 2 पंक्चुएशन मार्क्स की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल हैं, पढ़ लें। इससे आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी यदि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम अपीयर हो रहे हैं तो। और इसके अलावा कंपटीशन में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हमने एक तरफ से यानी इसमें डिटेल से सारे वीडियोस डिटेल में बना रखे हैं, ताकि आपको अधिक से अधिक नॉलेज हो और बड़े आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो बच्चों, इसके अलावा इस चैनल पर आपको क्लास 10th इंग्लिश से रिलेटेड प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री से संबंधित एमसीक्यूज और पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज, यानी सारा मैटर आपको क्वेश्चन आंसर्स विद आंसर यानी और एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सारा कुछ मैटर आपको यहाँ इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। और जिसमें हमने मात्र इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस किए हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही डिस्कस किए हैं। तो पढ़ लें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर किया करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ हाइफन। यूज ऑफ हाइफन। यूज ऑफ हाइफन का प्रयोग कब करते हैं? हाइफन का प्रयोग मुख्य रूप से कंपाउंड वर्ड, दो या दो से अधिक पद वाले शब्द बनाने में करते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पद वाले, इसमें जैसे 3 पद हैं तो 2 से अधिक पद हैं, यानी 2 से अधिक पद हैं। तो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। कहने का भाव यह है कि 2 या 2 से अधिक पद वाले शब्द बनाने में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। या 2 शब्द का हो, जैसे पैजर बाई, पैजर बाई, तो पैजर बाई यानी राहगीर। तो इसमें क्या है कि ये 2 शब्द हैं, 2 पद हैं, इसमें 2 पद हैं यानी राहगीर। तो इसमें जब 2 पद हैं तो 2 पद के बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइफन का प्रयोग किया जाता है। पैजर बाई। और जबकि इसमें कितने हैं? 3 पद हैं। ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर के बाद हाइफन और इनके बाद हाइफन का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाइफन का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। जैसे नंबर 1 क्या है? यदि किसी सेंटेंस का कोई वर्ड, यानी कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसका कोई वर्ड लाइन के अंत में जगह की कमी के कारण पूरा नहीं आ पाए, यानी पूरा नहीं आ पाता है, तो उस इनकम्प्लीट वर्ड यानी अपूर्ण शब्द के बाद हाइफन का प्रयोग करते हैं तथा उस वर्ड के शेष भाग को अगली लाइन में लिखते हैं। जैसे अंडरस्टैंड, जैसे यहां से लिखना शुरू करते हैं कुछ सेंटेंस को और यहां तक पहुंच जाते हैं, और यहां पर जैसे मान लीजिए यहां से चलते हैं और इस तरह से यहां पर अंडरस्टैंड आ जाता है, अंडर आ जाता है, तो हम यहां पर क्या करते हैं? अंडर, और फिर इसके बाद आ जाता है स्टैंड, तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो भी यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडिंग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस को यानी लिखने के बाद यहाँ पर लाइन का अंत होता है। तो यदि किसी सेंटेंस का कोई वर्ड या लाइन के अंत में जगह की कमी के कारण पूरा नहीं आ पाए तो उस इनकम्प्लीट वर्ड यानी अपूर्ण शब्द के बाद हाइफन का प्रयोग करते हैं। उस वर्ड के शेष भाग को अगली लाइन में लिखते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैसे अगला पॉइंट है मैन बॉय,
कब लगाते हैं? अगर मैन आता है तो मैन को मैन के बीच में यानी एम हाइफन और एन नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत है। इसमें हाइफन नहीं लगेगा, इसको नई लाइन से ही लिखेंगे, बाकी जगह वहां से छोड़ देंगे। यदि लाइन पर चलते हैं लिखते हैं तो हम वहां पर ना लिख के दूसरी लाइन में ही मैन लिखेंगे। तो ये जैसे वर्ड आ जाता है मैन, बॉय, पेन, मैन, बॉय, पेन, बुक इत्यादि जैसे साइलेबल यानी एक खंड, साइलेबल मीन्स एक खंड। जैसे हमने बताया था पैजर बाई यानी पैजर बाई ले लेते हैं, पैजर बाई, पैजर बाई। तो इसमें क्या है? पैजर, पैजर बाई, इसमें टू साइलेबल है। या फिर अंडर ले लेते हैं, अंडर, अंडर, तो इसमें टू साइलेबल है, अंडर, तो इसमें टू साइलेबल है। तो टू साइलेबल वाले तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये वन साइलेबल के हैं। कैसे हैं ये? मैन क्या है? वन साइलेबल है। जैसे अन और डर, ये टू साइलेबल हो गए, तो इसलिए इसको तो लिखा जाता है, टू साइलेबल वाले तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो एक खंड वाले होते हैं वन साइलेबल के होते हैं, जैसे मैन, बॉय, पेन, बुक इत्यादि जैसे एक साइलेबल यानी एक खंड वाले वर्ड्स को डिवाइड नहीं किया जाता है, इन्हें हमेशा पूरा लिखते हैं। इन्हें हाइफन का प्रयोग कर कभी भी यानी इन्हें हाइफन का प्रयोग कर कभी भी दो पंक्तियों में नहीं लिखा जाता है। जैसे अभी हमने बताया था, जैसे अंडरस्टैंड है तो अगर सेंटेंस लिखने के बाद अन आ जाता है तो अन के बाद ये तो डर चला जाएगा, लेकिन ये टू क्यों लिख जाएगा? क्योंकि ये टू सिलेबल है, लेकिन वन सिलेबल वाले खंड करके नहीं लिखे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। लाइन के अंत में किसी वर्ड का केवल एक लेटर लिखकर, केवल एक लेटर लिखकर या एक लेटर छोड़कर हाइफन नहीं लगाया जाता है। यानी दो लेटर लिखकर तो हम हाइफन लगा सकते हैं, जैसे अन लगा के दो लेटर्स लिख के हम हाइफन लगा सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो एक यानी एक लेटर्स लिखकर हम हाइफन नहीं लगा सकते हैं। एक लेटर लिखने के बाद हम हाइफन नहीं लगा सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पॉइंट बी भी क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लेते हैं पॉइंट बी को। लाइन के अंत में किसी वर्ड का केवल एक लेटर लिखकर या एक लेटर छोड़कर हाइफन नहीं लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल को अगर हम लिखना चाहें पी एंसिल यानी पेंसिल को हम इस तरह से लिखना चाहें, हाइफन लगा कर लिखना चाहें, नहीं लिख सकते। इसी प्रकार या पेंसी को पेंसिल इस तरह से नहीं लिख सकते, यानी पेंसी हाइफन एल नहीं लिख सकते, यानी कि पेंसी हाइफन एल नहीं लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। किसी भी वर्ड का सिलेबल पूरा होने के बाद हाइफन दिया जाता है, यानी किसी भी वर्ड का सिलेबल पूरा होने के बाद हाइफन दिया जाता है। जैसे जैसे हम ले लेते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडर, मान लीजिए अंडर ले लेते हैं, अंडर को ले लेते हैं, तो यहां पर क्या होता है, क्या देते हैं, अंडर, अन और डर, तो ये टू सिलेबल हो गए। तो किसी भी वर्ड का सिलेबल पूरा होने के बाद हाइफन, यानी किसी भी वर्ड का सिलेबल पूरा होने के बाद हाइफन दिया जाता है। तो यहां पर अन के बाद हाइफन दिया गया है, डर। जैसे मिस अंडरस्टैंडिंग, ये भी ले सकते हैं, मिस अंडरस्टैंडिंग। यदि मिस अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस के अंत में लिखना हो, जैसे हमने अंडर बताया तो वैसी प्रकार से मिस अंडरस्टैंडिंग है, सेंटेंस के अंत में लिखना हो और जगह की कमी के कारण पूरा ना आ पाए, तो उसको, जैसे यहाँ पर लास्ट में मिस आता है तो यहाँ पर हाइफन लगा के छोड़ देंगे और बाद में लिख देंगे अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये सेंटेंस यहाँ लिखने के बाद यहाँ गए और इसके बाद लास्ट के लाइन के अंत में मिस आ रहा है और अंडर नहीं लिख पा रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग हम कहाँ लिख देंगे, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लिखेंगे आके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से अगर हम मिस पर मिस अन पहुंच जाते हैं, मिस अन पर, तो इसके बाद यहां पर हाइफन लगाकर मिस अन हाइफन लगाकर
हम डर स्टैंडिंग लिख सकते हैं, डर स्टैंडिंग लिख सकते हैं। तो आई होप आपको स्टैंडिंग लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी जगह की कमी के कारण पूरा ना आ पाए, यानी पूरा ना आए तो मिस या अन या डर या स्टैंड के बाद हाइफन लगाते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी इसमें कितने सिलेबल हैं? 1 2 3 4 सिलेबल हैं अंडरस्टैंड में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इंग्लिश में अनेक कंपाउंड वर्ड्स हैं। इंग्लिश में अनेक कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके फॉर्मेशन में हाइफन का प्रयोग करते हैं। यानी बहुत सारे हैं, जैसे अभी उसमें हमने आपको नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नंबर पढ़ाई है, नंबर की वीडियोस पढ़ी होगी नाउन वाले में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो उसमें जाके आप देख लीजिए को वो सारे बहुत सारे वर्ड हैं जो कंपाउंड वर्ड हैं, तो जिनके फॉर्मेशन में हाइफन का प्रयोग करते हैं। नंबर वाली जो है वीडियोस, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर की वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है उसमें, तो उसमें देख लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ी हुई, पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में है, तो उसको पढ़ लें, देख लें। उसमें जेंडर दी है, जेंडर भी हमने की वीडियोस भी अपलोड की है। तो फादर इन लॉ, जैसे फादर इन लॉ, ए वन वे टिकट, ए वन वे टिकट। तो यहाँ कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है, यानी 3 पद हैं। तो यहाँ पर क्या किसका प्रयोग किया गया है? फादर इन लॉ, ए वन वे टिकट, यानी हाइफन का प्रयोग किया गया है। कमांडर इन चीफ, यानी मुख्य सेना नायक। इसी प्रकार से एक्स प्रेसिडेंट, एक्स एमपी, 3 वीक कर्स इत्यादि। यानी कहने का भाव यह है कि इंग्लिश में अनेक कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके फॉर्मेशन में हाइफन का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे फादर इन लॉ, ए वन वे टिकट, कमांडर इन चीफ, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स एमपी, 3 वीक कोर्स कर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 21 से 21 यानी 21 से 99 तक के अंक जब शब्दों में लिखे जाते हैं तो हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे 35 को लिखेंगे 30, इसके बाद हाइफन लगाएंगे और फिर लिख देंगे 5। या जैसे लिखेंगे 24 लिखेंगे तो लिखेंगे 20, इसके बाद हाइफन लगाएंगे 4। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से 535, तो 530 पूरा लिखेंगे, 530 लिखेंगे और इसके बाद हाइफन का प्रयोग करके 5 लिख देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 3136, 3136। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। फ्रैक्शंस यानी जो भिन्नें होती हैं, भिन्न जब शब्दों में लिखे जाते हैं, भिन्नों को जब शब्दों में लिखा जाता है तो हाइफन का प्रयोग करते हैं। जैसे 1/5, जैसे 1/5, जैसे लिखेंगे 1/4, कैसे लिखेंगे 1 हाइफन लगा देंगे और फिर लिख देंगे 4। तो आई होप आपको यह भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 1/5, इसी प्रकार से 1/7, इसी प्रकार से 2/5। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यूज ऑफ डैश का प्रयोग पढ़ लेते हैं, यानी डैश का प्रयोग पढ़ लेते हैं। अनेक शब्दों को, यानी कई शब्दों को सारांश रूप में लिखने से पहले डैश का प्रयोग करते हैं। यानी जो शब्द होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको सारांश के रूप में लिखने के पहले हम क्या करते हैं? डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सक्सेस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हेल्थ। तो इस सेंटेंस में यहां पर किसका प्रयोग किया है? डैश का प्रयोग किया है। यहां पर डैश, थोड़ा
मिस्टेक हो गई, यहाँ पर लंबा डैश थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है, इतना अंतर होता है। और ये थोड़ा बड़ा होता है, हाइफन जो है हाइफन से बड़ा होता है डैश, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा नहीं है। फिर भी चलते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है? रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सक्सेस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हेल्थ। अगला सेंटेंस एक और ले लेते हैं। इंडिया एंड फ्रांस, अमेरिका एंड अफगानिस्तान। इंडिया एंड फ्रांस, अमेरिका एंड अफगानिस्तान। अब देखो यहाँ पर ऑल आर सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म, यानी सभी टेररिज्म से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर इनको यानी इंडिया एंड फ्रांस को और अमेरिका एंड अफगानिस्तान का यहाँ सारांश रूप में यहाँ पर इस सेंटेंस में बता रहे हैं। तो इसके बारे में हम शब्दों के सारांश के रूप में लिखने में डैश का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से पहले वाले सेंटेंस में भी रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सक्सेस, इसके बाद डैश, ये डैश लगा है यहाँ पर डैश लंबा होना चाहिए, लेकिन वो मिसप्रिंट वो जल्दी में नहीं हो पाया, यानी पीडीएफ बनाने में थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हेल्थ। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अनेक शब्दों को सारांश रूप में लिखने से पहले डैश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कभी कभी जहां कॉलन का प्रयोग करते हैं, कभी कभी जहां कॉलन का प्रयोग करते हैं वहां डैश का भी प्रयोग करते हैं कभी कभी। जैसे लिस्ट ऑफ थिंग्स, एग्जाम्पल्स या सेंटेंस के पहले की हुई बातों को यदि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करना हो, जैसे लिस्ट ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं की लिस्ट, या फिर वस्तुओं का एग्जाम्पल, या सेंटेंस में पहले की हुई बातों यानी पहले की बातों को यदि हम एक्सप्लेन करें या डिस्क्राइब करें तो डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, डैश लगा दिया। 1 डिक्शनरी, 20 नोटबुक्स, 20 पेंसिल्स एंड 1 पेन स्टैंड। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कभी कभी जहां कॉलन का प्रयोग करते हैं वहां डैश का प्रयोग करते हैं। किसके मामले में? लिस्ट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की सूची के लिए, या फिर एग्जाम्पल या सेंटेंस के पहले की हुई बातों को यदि हम एक्सप्लेन करें या उसको डिस्क्राइब करना हो, या फिर डिस्क्राइब करना हो तो डैश का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल से आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट चलते हैं। दो संख्याओं के बीच डैश का प्रयोग दी हुई प्रथम और अंतिम संख्या के बीच लुप्त संख्या या संख्याओं को सूचित करने के लिए करते हैं। यानी क्या है पॉइंट? दो संख्याओं के बीच डैश का प्रयोग दी हुई प्रथम तथा अंतिम संख्या के बीच लुप्त संख्या या संख्याओं को सूचित करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 1553 डैश 1773, यानी 1553 से 1773 तक। तो यहाँ पर जब संख्याओं को यानी दो संख्याओं के बीच प्रथम और अंतिम संख्या के बीच लुप्त संख्याओं को सूचित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लेसन 1 to 10 यानी 1 से 10 तक, तो इस तरह से यहाँ पर हाइफन का प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। किसी कोटेशन के अंत में
बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी कोटेशन के अंत में पुस्तक या लेखक के नाम के पहले डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यानी किसी कोटेशन के अंत में, यानी स्टेटमेंट, कोटेशन कहते हैं स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट कथन जिसको कहते हैं, तो स्टेटमेंट के अंत में पुस्तक या लेखक के नाम के पहले डैश का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। गिव मी ब्लड, तो ये कोटेशन है। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तो किसका स्लोगन है? तो ये है स्लोगन सुभाष चंद्र बोस का। तो यहाँ पर जिसने इस स्लोगन को दिया है उसके नाम के पहले डैश का प्रयोग किया गया है। और ये जो है आपका क्या है? ये कोटेशन है, यानी स्टेटमेंट है, स्लोगन है। इसी प्रकार से अगला एक और सेंटेंस ले लेते हैं। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, तो ये किसने कहा है? तो यहाँ पर हाइफन का प्रयोग किया गया है। किसने कहा है? लोकमान्य तिलक ने। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। यूज ऑफ इन्वर्टेड कामास। इन्वर्टेड कामास को कोटेशन मार्क भी कहते हैं। इन्वर्टेड कामास में लिखे हुए स्टेटमेंट को कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, यानी आगे चलते हैं। यूज ऑफ इन्वर्टेड कामास, तो इन्वर्टेड कामास को कोटेशन मार्क भी कहते हैं। नहीं, मार्क्स मीन्स चिन्ह, यानी कोटेशन मार्क भी इन्वर्टेड कामास को कहते हैं। इन्वर्टेड कामास दो होते हैं, यानी एक तो सिंगल होता है, यानी सिंगल इस तरह की स्टेटमेंट लिखने के बाद तो सिंगल में क्या कर देते हैं? सिंगल कामा क्लोज कर देते हैं, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो सिंगल होता है और एक डबल होता है, तो दोनों होते हैं, ये दो होते हैं। इन्वर्टेड कामास दो होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामास और डबल इन्वर्टेड कामास। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच के आरंभ तथा अंत में इन्वर्टेड कामास का प्रयोग करते हैं। जैसे राम सेड आई एम फाइन, ये क्या है? स्टेटमेंट है या कोटेशन है। तो यहां पर क्या है? ये कोटेशन मार्क का चिन्ह बोला जाता है इसको। ये इन्वर्टेड कामास बिगिन और इन्वर्टेड कामास क्लोज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से सिंगल कामा भी लगाया जाता है, इस तरह से लगता है सिंगल इन्वर्टेड कामास। तो डायरेक्ट स्पीच के अंत तथा डायरेक्ट स्पीच के आरंभ तथा अंत में इन्वर्टेड कामास का प्रयोग करते हैं। जैसे राम सैड आई एम फाइन। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगले पॉइंट पर चलते हैं। किसी शब्द को विशेष रूप में बतलाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामास के अंदर, यानी सिंगल इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं। यानी किसी शब्द को विशेष रूप में बतलाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा जाता है। जैसे प्रेपोजिशन शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली, प्रेपोजिशन को बड़े ध्यानपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन को, यानी इसके बारे में विशेष रूप से बतलाने के लिए प्रेपोजिशन को सिंगल इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा गया है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे रोहन राइट्स ए लेटर, रोहन राइट्स ए लेटर ले लेते हैं। तो रोहन राइट्स ए लेटर, तो इस सेंटेंस में जैसे तो रोहन इज द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इस सेंटेंस के बारे में बताते हुए रोहन को विशेष रूप से बतलाने के लिए इसे सिंगल इन्वर्टेड कामास के अंदर रखते हैं। जैसे रोहन इज द सब्जेक्ट एंड लेटर इज द ऑब्जेक्ट, तो लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। टू द वर्ब राइट्स, यानी वर्ब राइट्स का क्या है?
ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी शब्द को विशेष रूप में बतलाने के लिए उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। तो रोहन इज द सब्जेक्ट एंड लेटर इज द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब राइट्स। तो देखो राइट्स को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है और यहाँ पर लेटर को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है और रोहन को भी यानी सब्जेक्ट को भी इन्वर्टेड कॉमास में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि एक कोटेशन के बीच में दूसरा कोटेशन देने की जरूरत हो तो पहले कोटेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमास और दूसरे कोटेशन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। जैसे ही सेड आई विल नॉट मेक ए नॉइस इन द क्लासरूम एंड आई विल मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देयर। तो आपने यहां देखा होगा कि कोटेशन के बीच में दूसरा कोटेशन देने की जरूरत हो तो पहले कोटेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमास में, पहले कोटेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमास में और दूसरे कोटेशन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। तो यहां पर ये देखो यहां पर है। तो पहले कोटेशन मार्क को, तो पहले कोटेशन मार्क को आई विल नॉट मेक ए नॉइस, यहां पर डबल रखा जाएगा, यहां पर लगा नहीं है, मिसप्रिंट हो गया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक कॉमास और लगेगा। तो यहां पर इसको पहले यानी कोटेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है, पहले कोटेशन को डबल इन्वर्टेड कॉमास में और दूसरे कोटेशन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स, कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है तो उसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।